दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात के बारे में चर्चा कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक क्वेश्चन देखे थे। बेसिक क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों, कैसे अगर 3 अनुपात में कोई चीज़ दी हुई हो या 2 अनुपात में कोई चीज़ दी हुई हो या कोई वैल्यू ओवरऑल दी हुई हो या उसे 2 या 3 अनुपात में विभक्त करना हो तो हम कैसे उसे करते थे। हमने फॉर्मूला देखा था दोस्तों, जहाँ पर होता था m इंटू ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अनुपात में जितनी वैल्यू हो उतनी आगे बढ़ाते जाएंगे। ए का हिस्सा निकलता था, बी का हिस्सा निकालने के लिए बी ऊपर होता था, सी का हिस्सा निकालने के लिए सी ऊपर होता था। इस तरह से हम इस फॉर्मूले से सवालों को सॉल्व कर रहे थे। मैंने जब आपको कैटेगरी बताई थी सवालों की, तब आपको बताया था एक तो जोड़ घटाव वाले सवाल आएंगे, जोड़ घटाव वाले सवाल आएंगे। एक तो मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों वाले सवाल आएंगे, विद्यार्थियों वाले सवाल आएंगे। तो आपको यहाँ पर जोड़ घटाव, विद्यार्थियों, सिक्के वाले सवाल भी आते हैं कि किसी थैली में इतने सिक्के हैं। फिर मैंने आपको बताया था मिश्रण वाले सवाल भी आएंगे, मिश्रण वाले सवाल भी आएंगे। तो जोड़ घटाव वाले सवाल, इस तरह के सवाल हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। इस संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, या हिस्से कर दिए जाए या डिवाइड कर दिए जाए, इस तरह के सवाल मैंने आपको बताया था। समानुपात वाले सवाल भी हम कर चुके हैं, समानुपात वाले सवाल भी हम कर चुके हैं। तो आइए आज के लेक्चर में अपने नए टॉपिक की ओर चलेंगे, या जो नए वैरायटी है उसकी ओर चलेंगे। हम यहाँ पर विद्यार्थियों, मिश्रण और सिक्के वाले सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपके पास सीधे सवालों की ओर चलता हूँ और सवालों से अगर इस लेक्चर की शुरुआत करूँ तो आप देखिएगा आपके पास किस किस तरह के सवाल आएंगे। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दे कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। 400 विद्यार्थी हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आप सुधार लिया करिए। विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। जिसमें लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी जिसमें लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़कियां और बढ़ गई हों तो लड़के और लड़कियों के अनुपात में क्या अंतर होगा? यदि 50 लड़कियां और बढ़ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, नया अनुपात क्या होगा? यहाँ पर इस तरह का सवाल आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का सवाल आपके पास आएगा कि एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं जिनका अनुपात इतना है, यदि इतने लड़के या इतनी लड़कियां और बढ़ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा? इस तरह का सवाल 5 नंबर में आपसे ऑब्वियस सी बात है पूछ सकता है। अगर पूछ सकता है तो मुझे लगता है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो चलिए हल करने की कोशिश करिए। हल करते हैं, सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करना है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी बराबर 400 हैं। 400 हैं। ठीक है, और अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज रेस टू गर्ल्स इज इक्वल्स टू 5:3। अब यहाँ पर 50 लड़कियां जब बढ़ जाएंगी तब तो बात अलग होगी। पहले हम यहाँ से ये निकालें कि लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसमें ये चीज़ निकालने में बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे, बिल्कुल आपको डाउट नहीं होगा, और आप निकाल भी लिए होंगे। अगर आप निकाल चुके हैं तो मुझे लगता है आपका आंसर आया होगा कि लड़कों की संख्या आपका आंसर आया होगा। 5:3 अगर है तो यहाँ पर m इंटू ए अपॉन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा चुके होंगे आप, और 400 गुणे ए की वैल्यू 5 है बटे ए प्लस बी यानी 5+3 है। तो आपका यहाँ पर 400 गुणे 5/8 आ गया होगा। 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 55 25, 250 आ गए होंगे लड़के। 250 लड़के आपके पास आ गए होंगे। अब अगर 250 लड़के हैं तो मैं दूसरी वैल्यू अर्थात लड़कियों की वैल्यू सीधे निकाल लेता हूं। अतः लड़कियों की संख्या
कितनी हो जाएगी 400 माइनस 250 सीधे, या फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल लीजिए तो वही आएगी। 400 माइनस 250 बराबर कितनी आएगी 150। 150 आ गई, 150 आ गई, 150 आ गई। ठीक है, इस फॉर्मूले से या फिर नॉर्मल यहाँ पर एक चीज निकाल ली तो लड़कियों की संख्या 150 आ गई, क्योंकि अनुपात दिया हुआ था। अगर चाहें आप तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 3/8 आएगा, 5 से कटेगा तो ये 8 पंचे 40 और 5 टाइम 15, 150 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, उस तरह भी निकाल सकते हैं, आसान हो जाएगा, समय कम लगेगा। ठीक है, अब 50 लड़कियों की वृद्धि हो गई, वृद्धि होने पर लड़कियां कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी 150 धन 50 इजिकल्स टू 200 गर्ल्स हो जाएंगी। 200 अगर गर्ल्स हो गई हैं, यहाँ पर मेरी बहनें 200 हो गई हैं, यहाँ पर प्यारी बेटियां 200 हो गई हैं अगर, तो अब रेशियो निकालने में क्या दिक्कत। मेरे बच्चे, मेरे लड़के लाड़ दुराड़े इतने हैं 250, राजकुमार हैं 250 और राजकुमारियां आ गई हैं यहाँ पर 200, तो इनका अनुपात निकालने में क्या दिक्कत। 0 से 0 कैंसिल, 5 25, 5 चौके 20, 5:4 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 5:4। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, हर किसी को समझ में आ गया होगा कि विद्यार्थियों की संख्या 400 थी, 5:3 का रेशियो था, तो लड़कों की संख्या निकाल ली, लड़कियों की संख्या निकाल ली। लड़कियों की संख्या में 50 की वृद्धि हुई तो 50 की वृद्धि कर दी, अगर 50 की वृद्धि कर दी तो 200 हो गई, और लड़के और लड़कियों का अनुपात निकाल दिया। तो इतने सरल सवाल को करने में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन आपका आ जाएगा, बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मान के लिए मिश्रण वाला करके देख लेते हैं। विद्यार्थियों वाले क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह के आएंगे कि इतने लड़के चले जाएं, इतनी लड़कियां आ जाएं, अगर चली जाएं तो घटा देना, लड़कियां चली जाएं तो घटा देना, लड़के चले जाएं तो घटा देना, लड़कियां आ जाएं तो जोड़ देना, लड़के आ जाएं तो जोड़ देना। ठीक है, चली जाएं तो घटा देना, आ जाएं तो जोड़ देना, जोड़ने के बाद नया अनुपात निकाल देना। सवाल में कुछ भी कठिन नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हर सवाल इस तरह के कर सकते हैं, और आपको बस प्रोसेस अच्छे से अपनानी है और सूत्र जरूर लिखना है। सूत्र लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, सूत्र बहुत बड़ा नहीं है, पर लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात होती है। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में, 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, अच्छा जो पहले लिखा रहता है वो पहले का होता है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, और मिला दो भैया, पानी पानी भर दो, और मिला दिया जाए, भयंकर पानी मिला दिया, यहां पर 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो नए मिश्रण में दुग्ध एवं जल पानी का अनुपात ज्ञात करना है ना, अनुपात क्या होगा। ठीक है, दूध और पानी है, आपको ही पता है, दुनिया जानती है कि दूध प्योर नहीं बेचा जा सकता, दूध प्योर बेचेंगे तो घाटा लगेगा, और गाँव में तो हमारे यहाँ ये भी चलता है कि दूध को प्योर नहीं बेचा जाता, दूध को प्योर बेचते ही नहीं है, क्योंकि ये अशुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि दूध को प्योर नहीं बेचना चाहिए, उसमें पानी मिला देना चाहिए, वो शुद्ध हो जाता है। आप देखे होंगे कि आप अगर दूध वाला आया है, उसके पास इतना ही बड़ा डिब्बा है, और वो उसमें दूध मान चलिए 10 लीटर आ रहा है, 10 लीटर दूध आ रहा है, और वो दूध जो है तो वहाँ से 15-20 लीटर दूध बेच के आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ हैंड पंप मिलता है वहाँ वहाँ दूध की मात्रा बढ़ती जाती है, वो अनंत काल तक बढ़ती जाती है। दूध वाले के पास कितना भी दूध रहे, आप उससे जाकर बोल दो कि 20 लीटर दूध मिल जाएगा, तो बोलेगा हाँ मिल जाएगा, 5 मिनट में लेके आता हूँ। 5 मिनट में जाएगा, डेयरी नहीं जाएगा, ना अपनी भैंस के पास जाएगा, ना गाय के पास जाएगा, हैंड पंप, और बढ़िया आपको 20 लीटर दूध ला के देगा, और आप ले लेंगे क्योंकि आप मजबूर होते हैं।
की बढ़िया भी ये काम, ये बहुत अच्छा है, कोई गलत नहीं करते हैं वो लोग, आपको पता है, वो बता कर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका हल करना है, यहाँ पर अगर इस तरह के सवाल का हल करना है, इस तरह के सवाल का अगर आपको हल करना है, तो आपको यहाँ पर दिया है दूध और पानी का 42 लीटर मिश्रण दिया है। कुल कितना है? कुल मिश्रण, या सीधे मिश्रण ही है, मिश्रण, कुल मिश्रण आपको दिया है 42 लीटर। ये हमारे काम की चीज है, आप इसको लीटर को पूरा लिख लीजिएगा, अल्लाह लिख लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर आपको दिया है अनुपात दूध रेस टू पानी, दूध और पानी का अनुपात, जो पहले लिखा हो वो पहले होता है, तो 5:2 दिया है। अगर टोटल दिया है, दूध और पानी का अनुपात दिया है, तो क्या दूध की मात्रा कितनी है, पानी की मात्रा कितनी है, ये निकालना तो आपके लिए चुटकियों की बात है। कैसे निकालेंगे? दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, दूध की मात्रा निकालना है। दूध की मात्रा अगर निकालना है तो सिर्फ होगा 42 गुणे 5/7। अगर ये डायरेक्ट लिख दूं तो किसी को कोई समस्या है? m इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, 5 और 2 जुड़ गया, समझ गए? 5 और 2 जुड़ गया, समझ गए? 5 और 2 जुड़ गया, ठीक है। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 6 पंचे 30, 30 लीटर हो गया दूध। पानी निकालना है तो ऐसे ही निकाल दो, या फिर चाहो तो 42 में से 30 घटा दो, ऐसे निकालना है। तो पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितनी दी हुई है दोस्तों? 2 अनुपात में दी हुई है, 42 गुणे 2/7, 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 12 लीटर आ गया पानी, ठीक है। 30 लीटर दूध है, 12 लीटर पानी है। अब पानी और मिला दो, हैंड पंप मिल गया, पानी मिला दो, 3 लीटर पानी और मिला दो, 3 लीटर पानी बढ़ा दो, बढ़ा दो, ठीक है। तो हो जाएगा 12 धन 3 बराबर 15 लीटर पानी हो गया। अब दूध है 30 लीटर, अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे नया अनुपात, अब यहाँ पर लिखेंगे नया अनुपात, नया अनुपात, नया अनुपात अगर लिखना है आपको, तो आपको नया अनुपात लिखना पड़ेगा दूध रेस टू पानी, दूध रेस टू पानी बराबर 30:15, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 2:1। अगर इतना दूध पानी और मिलाओगे तो नया अनुपात आ जाएगा 2:1। समझ में आ गया ये वाली पूरी प्रोसेस? समझ में आ गई आपको ये पूरी प्रोसेस? कुल मिश्रण 42 लीटर, दूध अलग निकाल लिया, पानी अलग निकाल लिया, सब कुछ अलग अलग निकाल दिया, दूध और पानी की मात्रा का पता चल गया, दूध और पानी की मात्रा का पता चल गया। पानी की मात्रा में 3 लीटर और वृद्धि हो जाना है, तो 3 लीटर वृद्धि कर देंगे और यहाँ पर आपकी इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह के सवाल में मुझे लगता है इसी तरह के सवाल एमपीपीएससी में आएंगे, सिंपल सवाल एमपीपीएससी में आएंगे, और आप लोग इन सवालों को धुआं उड़ा देंगे, बिछा के रख देंगे वहां पर धरती में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल भी आपसे बन जाएंगे। पूरी प्रोसेस को जरूर करना, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? प्रोसेस है। यही सवाल अगर बैंक में ऑप्शनल वाला आता तो कुछ ना लिखने की जरूरत पड़ती, सीधे दिमाग से सवाल सॉल्व हो जाता, ठीक है। पर यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहेगा, ये भी हो गया है। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर सवाल आ रहा है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन आएगा। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। कितने? 3 कक्षाओं में, 3 कक्षा थी, कोई सी भी 3 कक्षा मान लीजिए, 3 कक्षाओं में, 3 कक्षाओं में, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, छात्र थे, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़े, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़े, 15 छात्र बढ़े, 15 छात्र बढ़े, इससे अनुपात 5:6:4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। अगर अनुपात इतना हो गया तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे? तो प्रारंभ तीसरी कक्षा में
कितने छात्र थे, कितने छात्र थे। ठीक है, सवाल की प्रकृति ये है, छात्र वाला क्वेश्चन है, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में मिल रही हैं, तो आपको इस तरह के सवाल हल करना है कि 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। जब आपको कोई भी डाटा मेरे दोस्तों ना दिया रहा हो, जब आपको कोई भी टोटल ना दिया हो, तो आप जो अनुपात है इसी से सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। अगर इसी से सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर आपका हल होता है, माना पहली, दूसरी, तीसरी, 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, 3 कक्षाएं हैं, तो तीनों कक्षाओं में, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में छात्र संख्या यहीं पर दी है, 4x माना है, ये 4x, 5x और 3x। ठीक है, ये आपको अनुपात यहां पर दिया गया है। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ जाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6:4 हो जाएगा। प्रत्येक कक्षा में अगर 15 छात्र बढ़ जाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6:4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर पहले 4x, 5x और 3x थे, तो इनमें 15 हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे। भैया एकदम से वैकेंसी आ गई होगी तो 15 लड़के और आगे होंगे तीनों कक्षा में, 15 लड़के और आ गए हैं अगर तीनों कक्षा में। तो यहाँ पर अब हमारा सवाल होगा, यहाँ पर हमने मान लिया है कि पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में 4x, 5x और 3x के अनुपात में ये जो छात्र संख्या ही मान ली, क्योंकि कोई ना कोई गुणा होता है, मैंने आपको बताया था, वो एग्जैक्ट संख्या नहीं होती कि आप 4, 5 और यहाँ पर 3 मान लो, तो ये संख्या एग्जैक्ट नहीं होती, इसलिए इसका कोई ना कोई गुणा होता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इनका अनुपात कितना दिया है, अगर ये अनुपात है यहाँ पर छात्रों का, तो यहाँ पर जिससे कितने छात्र बढ़े हैं, 15 छात्र बढ़ जाएं, तो 4x में 15 छात्र बढ़ा दूं, 15 छात्र बढ़ा दूं, अनुपाते 5x में भी 15 छात्र बढ़ा दूं, अनुपाते 3x में भी 15 छात्र बढ़ा दूं, तो कितना अनुपात हो जाता है, 5:6:4 हो जाता है। ठीक है, ये नया अनुपात हो जाता है। अब इसमें से किसी भी दो को लेके सॉल्व कर दो। आपसे पूछा था प्रारंभ में तीसरी कक्षा में, तो लास्ट के 2 ले लो ताकि तीसरी कक्षा का पता चल जाए, है ना। या फिर कोई से शुरू के 2 ले लो, कहीं के भी 2 ले सकते हो आप, कोई से भी 2 ले लो, कोई से भी 2 ले लो आप भैया, कोई से भी 2 ले लो, कोई से भी 2 ले लो आप। ठीक है, यहाँ पर ये 2 ले लेते हूँ, इसी 2 को ले लीजिए। तो 4x धन 15 बटे 5x धन 15 बराबर, शुरू के 2 ले लिए है तो 5/6। बस सवाल सरल है, बस आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है। शुरुआत कैसे कर रहे हैं हम, कि 3 कक्षाओं में छात्रों की जो है संख्या, अनुपात दिया है शुरू का, तो यही छात्र संख्या होगी, इसी में किसी ना किसी का गुणा हुआ होगा, लास्ट में कट पिट के अनुपात इतना आ गया होगा। ठीक है, तो अगर ये अनुपात आपको दिया है तो यहाँ पर ये वैल्यू आप करके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, गुणा करना पड़ता है। 24x धन 15 छक्के 90 बराबर 25x धन 15×5 75। ठीक है, तो यहाँ पर 24x, यहाँ पर एक x इस तरफ आएगा तो माइनस का x बचेगा, यहाँ पर 90 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो x बराबर 15 आएगा। अब ये तो x की वैल्यू आई। अब पूछा था तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा कौन सी है, ये वाली है 3। तो तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा छात्र, तीसरी कक्षा में 3 × x बराबर 3 × 15 बराबर 45। ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, इस तरह के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। बस क्या करना है, आपको याद रखना है कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी है, कोई भी ओवरऑल टोटल नहीं दिया है, कोई भी टोटल नहीं दिया है, तो आपको x के रूप में अनुपात को मान लेना है और जो कहा है वो कर देना है। अनुपात में 15 जोड़ो तो इतना अनुपात हो जाता है, तो जी भैया हम अनुपात में 15 जोड़ देते हैं तो इतना हो गया। अगर सबको जोड़ने पर इतना अनुपात हो जाता है तो सबको जोड़ के उनकी संख्याएं, तो इस तरह के सवाल भी मुझे लगता है अब आप कर सकते हैं। आप लोग हैं होशियार, तो इस तरह के सवाल को ध्यान देने योग्य बात है कि कैसे करते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास सवाल आएगा, यहाँ पर फिर से आपके पास सरल सवाल है। इस तरह के सवाल तो हम कर चुके हैं, इसको करने की आवश्यकता नहीं। कि सोनी मोनी टोनी या गीता सीता रीता
को 2400 रुपए 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, बताइए कि सबसे अधिक धन किससे मिला। तो सबसे अधिक धन 5 अनुपात वाले को मिलेगा। निकालेंगे कैसे, तो वही एम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और उससे निकाल देंगे। तो इस तरह का सवाल भी हल हो जाएगा। एक सवाल बढ़िया आ रहा है आपके पास, बहुत आसान सा सवाल आ रहा है आपके पास, देखिए कैसे सवाल है ये। इस सवाल को क्या नाम दूं, ए बी सी में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए गए कि ए बी ए, ये वैरायटी सवाल है भैया। 3500 रुपए इस तरह वितरित 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 किए गए कि वितरित किए गए कि ए अनुपाते बी बराबर 5:4, सॉरी ए अनुपाते बी बराबर 5:4, बी अनुपाते सी बराबर 3:2, ठीक है, बी अनुपाते सी बराबर 3:2। तो बताइए कि ए कितना धन आया, ठीक है, कितना, ठीक है। इस तरह का सवाल है आपके पास, इस तरह का सवाल आपके पास है कि ए बी और सी तीनों लोगों को 3500 रुपए इस तरह से वितरित करना है। ए और बी का अनुपात 5:4 रहे और बी और सी का अनुपात 3:2 रहे। तो अगर ए बी सी को अगर बराबर अनुपात में पैसे बांटने हैं, ए बी और सी को बराबर अनुपात में पैसे बांटने हैं, तो लिखने का तरीका होना चाहिए ये, क्या अनुपाते लिखना चाहिए कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अगर तीनों का अनुपात बराबर है तो इस अनुपात में पैसे बटेंगे, इस अनुपात में पैसे बटेंगे ना। तो हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी नहीं दिया है, अगर नहीं दिया है तो कुछ तो दिया होगा, कुछ दिया है, अगर कुछ ना कुछ तो दिया होता है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इससे क्या आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी नहीं निकाल सकते? क्या पहली कक्षा में आपको ये नहीं बताया मैंने? तो आप इससे ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करना, अब मैं अलग अलग नहीं बता रहा, मैं सीधे लिख रहा हूँ। 5 तो 5 ही रहेगा, अनुपाते इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 4×3 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अनुपाते यहाँ पर 3 का गुणा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पर 4×3 12, इसको 15 हो जाएगा। यहाँ पर 4 का गुणा हुआ है तो 4×2 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? सभी छात्र ये चीज समझ गए? नहीं समझे तो अनुपात और समानुपात का पहला वीडियो देखिए। ठीक है, अनुपात और समानुपात का पहला वीडियो देखिए, उसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसमें 3 का गुणा कर दिया मैंने, इसमें 4 का गुणा कर दिया, बी की वैल्यू बराबर हुई, 15:12:8 आ गया। ठीक है, अगर ये आ गया तो अब सवाल में बचा क्या? क्योंकि अब बी की वैल्यू बताना है तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए। बी की वैल्यू अगर बताना है तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसा फॉर्मूला लगा दीजिए? m इंटू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। m क्या भैया? 3500 है, गुणे बी क्या है? बी यहाँ पर 12 है, और 15 12 8, यहाँ पर 3500 गुणे 12 बटे 20 धन 35 हो गया, यहाँ पर 35 हो गया, 35 से कट जाएगा 100 बार 3500 बराबर आ जाएगा 1200। बी के हिस्से में 1200 रुपये आ गए हैं भैया, बी के हिस्से में 1200 रुपये आ गए हैं। अतः बी के हिस्से में 1200 यहाँ पर जो है हिस्से में 1200 रुपए। ठीक है, बी के हिस्से में कितने होंगे? 1200। मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। ए बी सी का रेशियो निकाल लेना है और बी का हिस्सा निकाल देना है। इतने सरल सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में वैरायटी इसलिए लाता रहता हूँ कि पुरानी ताकत को भूलो ना, पुराने सवालों को भूलो ना। यही तो आपका बेस बना रहे थे, यही से तो आपने अनुपात और समानुपात सीखा है। तो इस तरह के सवाल बीच बीच में लाते रहना है, बीच बीच में करते रहना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 में यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा। सोनी मोनिटोनी हो गया है। ठीक है, अब आप चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, सरल सा क्वेश्चन। अब देखिए, आय व्यय के संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि राम और श्याम की आय क्रमशः 6000 और 8000 है। राम और श्याम
की आय क्रमशः 6,000 और 8,000 8,000, ठीक है। दोनों क्रम से 70% एवं 80% खर्चा करते हैं। दोनों आय का 70% एवं 80%, 80%, 70% एवं 80% खर्च करते हैं, खर्च करते हैं, खर्च करते हैं। दोनों की बचतों का अनुपात याद करो। दोनों बचत का अनुपात याद करना है। देखिए खर्च दिया है और बचत का अनुपात याद करना है। बचतों का अनुपात याद करो, याद करो। एक और वैरायटी का प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। वैरायटी का प्रश्न आपके लिए क्यों लेकर आया हूं? क्योंकि परसेंटेज आप पढ़ चुके हो, आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ चुकी है, आपने लाभ हानि पढ़ चुकी है, आपने अनुपात समानुपात पढ़ चुका है। अगर आप इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हो, अगर आप इतनी सारी चीजें पढ़ चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के सवाल में आपको कोई दिक्कत होगी। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सरल सवाल है, सरल सा सवाल है, करते हैं हल। यहाँ पर आपको दोनों की आय दी है, राम की आय दे दी है, श्याम की आय दे दी है। तो हम लिखेंगे राम की आय, राम की आय कितनी है? 6,000 है, ठीक है। श्याम की आय, श्याम की आय ये भी आपको दे दी है। श्याम की आय आपको 8,000 दे दी है। अगर श्याम की आय और राम की आय आपको दे दी है, तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एक अपनी आय का 70% खर्च करता है, एक 80% खर्च करता है। आपको क्या दिया है? खर्च इतना इतना करते हैं। तो दोनों की बचत का अनुपात बताना कि दोनों बचाते कितने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 70% खर्च करता है तो 30% बचाता होगा। अगर मैं आपसे कहूं 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा। तो इससे हमारी वैल्यू निकल आएंगी कि दोनों का यहां पर क्या निकल आया, कितना निकल आएगा। राम का खर्च, राम का खर्च, राम का खर्च कितना आ गया जो दिया है 6,000, 6,000 का 6,000 का 70% खर्च करता है। राम कितना खर्च करता है? 6,000 का 70% खर्च करता है। तो का 70% ये खर्च कर देंगे, ठीक है। तो राम जी खर्च कर देंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 7 छंग 4200 रुपए। 4200 रुपए अगर राम खर्च करते हैं, 4200 रुपए अगर राम खर्च करते हैं, तो राम बचाते कितना होंगे? 6,000 तो उनको मिलता ही है। अगर 6,000 मिलता है और 4200 खर्च करते हैं तो बचेगा कितना? तो राम की बचत, राम की बचत, राम की बचत बराबर 6,000 माइनस 4200, ठीक है। 4200 बराबर आ जाएगा 1,800। तो राम की बचत 1,800 आ गई। अब श्याम की बचत आ जाए, श्याम की बचत, चाहो तो बचत निकाल लो या पहले खर्च निकाल लो। बचत ही निकाल देता हूं। बचत कितनी होगी? 80% खर्च कर रहा है तो बचत 20% होगी। तो 20%, किसका 20%? श्याम की बचत कितनी, किसका 20%? आपका यहां पर 8,000 का 20%, 8,000 का 20%। तो 8,000 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 8 दूनी 16 और डबल 0। तो राम यहां पर इनकी बचत 1,800 हो रही है और इनकी बचत 1,600 हो रही है। अब दोनों की बचत का अनुपात लिखेंगे, दोनों की बचत का अनुपात, अनुपात 1,800, 1,800 अनुपात 1,600, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, काट दीजिए। आप यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, 9 अनुपात 8 आ गया। तो इस तरह के सवालों में कोई दिक्कत मुझे लगता नहीं होगी। आपको अगर खर्च दिया है और पूछ आपसे बचत रहा है तो आपको भी पता है जो खर्च कर दिया उसमें से जो टोटल आय में से घटा दीजिए तो बचत पता चल जाएगी। तो इस तरह के सवाल भी आप मुझे लगता है हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या कहता है? बढ़िया बढ़िया सवाल आपकी, वैरायटी हर प्रकार के सवाल आपसे करवाए जा रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत न जाए। एक सवाल है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसमें आपकी जितनी मैथ पढ़ाई है सारी यूज हो जाएगी। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, ठीक है।
जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। ठीक है, आय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है। ठीक है, यदि वे क्रम से 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं, यदि वे क्रमशः 1300 रुपए एवं 900 रुपए बचाते तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक आय ज्ञात कीजिए, आय ज्ञात करें। ठीक है, मैंने आपको बताया जब भी आपके पास कोई ओवरऑल वैल्यू, टोटल वैल्यू ना दी हो, जब भी आपके पास टोटल आय या टोटल व्यय ना दिया हो, टोटल छात्रों की संख्या, टोटल मिश्रण, ये सब ना दिया हो, तो एक्स और वाई के फॉर्म में आप सवाल को मानिएगा। ठीक है, तो अगर हमको दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए, हल करिए आप यहाँ पर तो माना पहले व्यक्ति की आय यहाँ पर 5x और दूसरे व्यक्ति की आय यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, ये आय हम मानते हैं क्योंकि इसी में किसी ना किसी का गुना होगा आय। ठीक है, जबकि उनकी व्यय का अनुपात 9:5 है, तो व्यय मान लेते हैं, व्यय प्रथम व्यक्ति की व्यय मान लेते हैं, y मानते हैं, तो 9y, और दूसरे व्यक्ति की व्यय मानते हैं, दूसरे व्यक्ति का आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, यहाँ पर मैं समय नहीं खराब करता आपका, 5y। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का व्यय 5y। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपकी आय में से आपके व्यय को घटा दें तो आपका बचत पता चल जाएगा। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और 70 रुपए खर्च करते हैं, तो मैं 100 में से 70 को घटा दूं तो आपको पता चल जाएगा कि आप 30 रुपया बचाते हैं। ठीक है, तो वैसे यहां करूंगा, आय में से व्यय को घटा दूंगा तो बचत पता चल जाएगी, और बचत दी हुई है, तो हम लिखेंगे कि बचत कितनी होगी, 5x पहले वाली की 5x है, तो -9y बराबर यहां पर कितनी बचत है, 1300। ठीक है, यहां पर दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, 3x है, माइनस यहाँ पर व्यय कितना हो उसका 5y है, 5y बराबर आपका कितना है, 900 रुपए। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। मैंने आपसे कहा था जो मैथ हमने पुरानी भी पढ़ी समीकरण वाली, वो भी यहाँ यूज हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हल करना है। इन दोनों समीकरण को अगर हल करना है तो आपको पता है कोई एक गुणांक बराबर कर लेते हैं, कोई भी एक गुणांक बराबर कर लीजिए। इस समीकरण में या तो ऊपर वाले समीकरण में 3 का गुणा, नीचे वाले समीकरण में 5 का गुणा करते हैं। समीकरण पूरा लिख देता हूं, समीकरण 1 में 3 का एवं 2 में 5 का गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 में 3 का गुणा करिए, 15x माइनस 9 3 27y बराबर 3 का गुणा कर रहे हैं तो 13 3 3900। 3 का गुणा कर दिया है। समीकरण 2 में 5 का कर देता हूँ, 5 3 15x माइनस 25y बराबर 9 पना 4500। नीचे के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 15x से 15x कैंसिल हो जाएंगे, 27x में से 27y में से 25y जाएंगे तो माइनस के 2y बचेंगे। ठीक है, यहाँ 4500 में से 3900 जाएंगे तो 5 में से चीज बचेगा 400 बचेगा, है ना, माइनस का 400 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे। y की वैल्यू आ जाएगी 400/2। ये अगर y की वैल्यू आ गई है पहले व्यक्ति की, तो यहाँ पर अब यहाँ पर आय और व्यय आप ज्ञात कर सकते हैं। x की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ 5x, या फिर दूसरे समीकरण 2 से यहाँ पर रख दीजिए 3x माइनस 5 गुणे 200, y की वैल्यू रख दी है मैंने 200 बराबर 900। ठीक है, 3x बराबर 900 धन 5 दूनी 10, 1000 यहाँ जाएगा, तो x बराबर
यहाँ पर 1900/3 और यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है निकल आएगी। तो इस तरह के सवाल ही आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल करके और उनका अनुपात जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको करने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, इस तरह के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप कर लीजिएगा। एक और कैटेगरी बची है, उसको लास्ट कैटेगरी को हम कर देते हैं ताकि आपके पूरे सवाल यहाँ पर कवर हो जाएं। आपकी एक कैटेगरी बचती है सिक्के वाली। किसकी? सिक्के वाली। सिक्के वाली कैटेगरी में आपके किस किस तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकता है। आपसे बस एक ही कैटेगरी, एक ही प्रकार का सवाल। अभी राजस्थान पीएससी में प्री में भी ये सवाल आया था कि किसी थैली में 25 पैसे के, 50 पैसे के, 1 रुपए के इतने सिक्के हैं, अगर इतने सिक्के हैं तो उसमें बताइए कि टोटल वैल्यू अगर पैसों की इतनी है तो कितने कितने सिक्के हैं या उनकी वैल्यू कितनी है। इस तरह के सवाल आपसे पूछेगा। चलिए एक सवाल से प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात आपका कितना है? सिक्कों का अनुपात 5:9:25 है। 5:9:25 है। ये आपके सिक्कों का अनुपात है। यदि थैले में कुल धन 1008 हो तो, यदि थैली में कुल धन 1008 रुपए है, उसमें 1008 रुपए हैं, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना। ठीक है, संख्या। अब पहली चीज तो आप ये समझिए कि अगर 1 रुपए यहाँ पर दिया है तो 1 रुपए को हम यहाँ पर सारी चीजों को रुपए में बदलेंगे। अगर आपको यहाँ 50 पैसे दिए हैं, 50 पैसे का मतलब क्या हुआ? ये 1/2 रुपए होंगे। कितने होंगे? 1/2 रुपए होंगे। अगर आपको कहीं 25 पैसे दिए हैं, अगर आपको 25 पैसे दिए तो 1/4 रुपए होंगे। ठीक है, ये 1/4 रुपए होंगे। इस तरह की चीज तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर 25 पैसे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये 1/4 रुपए हैं। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो आपको पता है कि 1/4 हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज अगर आपको पता है, इस तरह की चीज अगर आपको पता है तो मैं मानूंगा कि माना, यहाँ पर हल करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको हल करेंगे जब, तो हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना सिक्कों की संख्या, माना सिक्कों की संख्या 5x 9x एवं 25x है। ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया तीनों का योग, तीनों का टोटल दिया है, तो हम लिखेंगे। अब आपको पता, पहले इसको कन्वर्ट करते चलना है। 5x ये तो रुपए वाला है तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 9/2x हो जाएगा क्योंकि ये 50 पैसे के सिक्के हैं, प्लस ये 25/4x हो जाएगा, बराबर आपको दिया 1008। इतनी सी चीज आपको समझ में आई। क्या किया है मैंने कि अगर सिक्कों की संख्या इतनी है तो ये सिक्कों की संख्या लिख दी। अगर आपको यहाँ पर ये सिक्कों की संख्या अगर दी हुई है और टोटल दिया हुआ है तो टोटल को मैंने जोड़ दिया। अब 50 पैसे वाले सिक्के हैं, उसको रुपए में बदलना है तो बटे 2 करेंगे। 25 पैसे वाले सिक्के हैं, 25 पैसे हैं, अगर उनको रुपए में कन्वर्ट करना है तो बटे में 4 करेंगे। वही किया मैंने, यहाँ पर इसको बटे में 2 किया और यहाँ पर बटे में 4 किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं? 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 5 चौके 20x, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 नाम 18x, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 25x। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 1008। ठीक है, श्री 1008 श्री हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 और 25 45, 45 और 8 8 5 13 63 और 10 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका 63x/4 बराबर 1008 हो जाएगा। x बराबर 1008/63 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकल आएगी आपकी, x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 3 से कट जाएगा क्या? ये 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 छंग 18,
फिर कट जाएगा 3 से, कितना आ गया 336 बटे 21 गुणे 4। फिर 3 से कट जाएगा x बराबर 3 से कट 3 7 21, 3 एकम 3 एकम 3 3 दूनी 6, 7 से कट जाएगा क्या 7 एकम 7, और यहाँ पर कितना बचा 5 और 2, 7 3 49, यहाँ पर 7 से कटेगा क्या, ये की वैल्यू आएगी 7 एकम 7, 4 और 2 7 6 42, 16, 16 चौकी 64, x की वैल्यू आ गई 64, x की वैल्यू कितनी आ गई 64। अब अगर x की वैल्यू 64 आ गई है तो आप यहाँ पर सिक्कों की संख्या बता सकते हैं 5x, मतलब यहाँ पर 64 की वैल्यू यहाँ पर रख के गुणा कर सकते हैं x की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप सिक्के वाले सवाल हल कर सकते हैं। दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि अगर 50 पैसे के सिक्के दिए हैं उसको रुपए में बदलना है तो बट्टे में 2 कर देना, अगर आपको 25 पैसे के सिक्के दिए हैं उसको रुपए में बदलना है तो बट्टे में 4 कर देना। बाकी सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगर इस तरह के सवाल सारे आप सॉल्व करना सीख जाते हैं, इस तरह के सारे सवाल आप सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो मुझे लगता है आपकी यहाँ पर अनुपात और समानुपात की जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको बता दी, यहाँ पर इस तरह के सवाल आपको बता दिए, यहाँ पर आपको आय व्यय वाले सवाल बता दिए, आपको यहाँ पर आय व्यय की दूसरी श्रृंखला भी बता दी किस तरह के सवाल पूछ सकता है, सिक्कों वाले सवाल बता दिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर अनुपात समानुपात से संबंधित सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास अब चैप्टर बचते हैं सांख्यिकी और प्रायिकता वाले चैप्टर की एक अलग सीरीज चलेगी, वो अलग से सवाल सॉल्व होंगे और वहां से 11 नंबर की संभावना है, तो बड़े बड़े सवाल सॉल्व हम उसमें कर लेंगे। यहाँ पर हमारा एक चैप्टर छूट जाता है जिसका नाम होता है इकाई मापन की पद्धतियां। तो अगले लेक्चर में हम वहां पर इकाई मापन की पद्धतियां पहले समाप्त करेंगे, उसके बाद हम सांख्यिकी वाले चैप्टर में चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।